उसी से एसी चैप्टर की शुरुआत हो। और इसीलिए एसी चैप्टर की शुरुआत के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि यह पूरा का पूरा बढ़िया से आज के कंसेप्ट को समझे। आप सभी लोग हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, बढ़िया से देख पा रहे हैं, तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, अपने मित्रों तक लिंक को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इसमें इस क्लास के लाभ को आज ले सके और एकदम बढ़िया से पूरे क्लास को समझ सके। चलिए, बहुत ही बढ़िया, एकदम सभी बच्चे एकदम तैयार हैं फटाफट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग जो चल रहे थे उसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे। हम लोग का लेसन चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसी चैप्टर में आप सभी बच्चों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, किसने खोज किया, उस फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखे, लेंस के नियम को लिखें, स्वप्रेरण क्या है, स्वप्रेरकत्व क्या है, पारस्परिक प्रेरण क्या है, कुंडली के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक, ये सभी बात हम लोग पिछले क्लास में पूरा पढ़ चुके हैं। और पिछले क्लास में ही आप सभी बच्चों को एकदम क्लास स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको याद होगा हमने भंवर धारा पढ़ाया था। भंवर धारा का ही दूसरा नाम आपको बताया थे फूको धारा है। इसी को हम लोग फोकाल्ट धारा भी कहते हैं और इसी को इंग्लिश में आपको याद होगा ईडी करंट कहते हैं। तो आप सभी बच्चे को फूको धारा, भंवर धारा पिछले क्लास में हम समझा रहे थे। अब आज के क्लास में हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे और आज सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक होगा, जिस टॉपिक का नाम होगा डायनमो। और इसीलिए जो बच्चे आज के क्लास में डायनमो अगर बढ़िया से समझ गए, डायनमो मीन्स आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे जनरेटर, और इसी जनरेटर से एसी करंट निकलता है। और जो डायनमो समझेंगे वही समझे कि आज एसी की शुरुआत की ओर आप चल दिए हो, फिर धीरे धीरे एसी करंट डिटेल चलेगा। दोनों सेक्शन जैसे ही कंप्लीट होता है आपको 10-12 अंक के लिए सेक्शन एकदम पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब आज के क्लास को हम लोग शुरू करें। यहाँ तक सभी बच्चे एकदम पूरे तैयार हैं, तो अब एकदम पूरे ध्यान से अपने कमेंट्स पर ब्रेक लगा लीजिए और पूरे ध्यान से क्लास को समझिए। दोनों ही चीज आपके अंदर होना चाहिए। जिस समय आवश्यकता है कमेंट्स खूब करिए, आवश्यकता नहीं है अपने आप में पूरा ब्रेक एकदम लगा के चलिए। जो बच्चे हमारे चैनल पर थोड़ा भी पुटपटांग कमेंट करते हैं, मतलब सीधा सीधा है, आप भविष्य में कभी चाह के भी जब बढ़िया कमेंट करना होगा तो आपको छोड़ा नहीं जाता। हमेशा टेक्निकल स्टाफ आपके पूरे जो भी कमेंट्स होते हैं उस पर मॉनिटरिंग रखते हैं कि इसमें बिना पढ़ने वाले लोग, नालायक लोग जिनको दिन भर दिन काटना है, वैसे लोग गलती से भी आ गए हैं तो उनको परमानेंट रिमूव कर दिया जाता है। तो आपको खुद तय करना होता है कि मैं अपना इन करके अपने चरित्र को दिखाऊं कि मैं कितना चरित्रहीन परिवार से हूं, या खुद दिखाऊं कि मैं कितना पढ़ा लिखा और आगे भविष्य बनाने वाले परिवार से हूं। ये दोनों आपके एक एक शब्द आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि को यहाँ पर दर्शाता है। आपके एक एक शब्द दर्शाता है कि आप किस तरह के सोच के मानसिकता के व्यक्ति हैं, किस तरह के आपकी विचारधारा है, किस तरह आपके चिंतन है। हर शब्द लिखने के पहले जिन बच्चों को बड़ा बनना है, अभी से सोचो कि मैं अधिकारी हूं, अभी से सोचो कि हम एकदम पूरा बड़ा ऑफिसर बनेंगे और इसके लिए मैं एक एक शब्दों का चयन एकदम बेहतर ढंग से करेंगे। तो वो बच्चे बढ़िया बनो जो अभी से ही आवारा गर्दिश में रहते हो, हाय नेहा, हाय प्रिया, हाय सुप्रिया, तो उन लोग बेचारे का जिंदगी हाय हाय करके ही गुजरता है। वो बुढ़ारी में जो हाय हाय वो तुम्हारा होगा ना, उसमें तुम्हें लगेगा कि वाह सर सही बोले थे, मेरा तो जिंदगी एकदम हाय हाय में गुजर गया। तो वो शब्द कुछ नहीं है, वो तुम्हारी चारित्रिक विशेषता दिखाती है तुम्हारे और तुम्हारे खानदान का, कि तुम्हारे परिवार में किस तरह नैतिक पतन के लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं, और वो चरित्रहीनता तुम यहाँ भी रिप्रेजेंट करते हो और बाकी कुछ नहीं होता।
तो इसीलिए एकदम पूरा व्यवस्थित ढंग से, बढ़िया ढंग से, एकदम अनुशासित होकर के अपना आराम से पढ़िए। तो चलिए अब हम लोग क्लास को यहाँ से शुरुआत करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आज का क्लास आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है, खूब बढ़िया आप लोग समझ रहे हो और उसी चीज को आगे करेंगे। चलिए हम लोग जो चल रहे थे, ये आपको याद होगा, हम लोग चल रहे थे भंवर धारा। भंवर धारा के बाद आपको चले थे, ये भंवर धारा का ही नाम हम लोग चले थे फूको धारा, फोकाल्ट धारा जिसको हम लोग कह रहे थे। इसी को इंग्लिश में आपको बताए थे ईडी करेंट। ईडी करेंट है। पिछले क्लास में आपको बताए थे भंवर धारा क्या होता है। ये परिभाषा हमारे सभी बच्चों को याद होगा, सभी लोग को याद होगा कि जब किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में धातु के किसी प्लेट को रखते हैं तो प्लेट के संपूर्ण आयतन पर जो धारा लगता है उसी धारा को भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा का आप एक्सपेरिमेंट भी देख चुके थे। अब इंपॉर्टेंट बात हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे। भंवर धारा के कुछ उपयोग भी हैं और भंवर धारा के कुछ हानि भी है। उपयोग को ही लाभ कह सकते हो और जो इसके हानि है उसको भी हम लोग बढ़िया से समझेंगे। सभी लोग अब एकदम कमेंट्स पर विराम देते हुए बढ़िया से मेरे साथ समझिए। भंवर धारा का जो उपयोग करते हैं, इसका पहला नंबर उपयोग होता है स्पीडोमीटर में। आपको समझ में आए अभी ध्यान दीजिए। स्पीडोमीटर में कई बच्चे सोच रहे होंगे सर व्हाट इज स्पीडोमीटर, ये स्पीडोमीटर क्या होता है। तो आप सभी लोग देखे होंगे मोटरसाइकिल में, कार में, जितने स्पीड से तुम गाड़ी चलाते हो वो स्पीड बताता है कि 40 पे है, 60 पे है, 80 पे है। ये स्पीड बताने वाला जो तुम्हारा पैमाने पर सिस्टम है, सूचक इंडिकेटर है, वो इसी भंवर धारा का प्रयोग करता है। इसके लिए उसमें एक इंडक्शन मोटर बैठाया जाता है और इंडक्शन मोटर में कॉइल और इसके चारों तरफ एक चुंबक का क्षेत्र है। जैसे ही घूमता है तो इसके कारण जब चक्का घूमेगा तो यह घूमेगा और इसके कारण जो भंवर धारा उत्पन्न होगा वो धारा ही डिफ्लेक्शन करके स्पीडोमीटर में स्पीड को बताता है कि कितना स्पीड से चल रहा है। देखो एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाए तो ज्यादा स्पष्ट आपका हो पाएगा। देखिए अभी हम एक स्पीडोमीटर दिखाए, कई बच्चे को लग रहा होगा कि सर स्पीडोमीटर में काम कैसे करता है। आप सभी देखो ये स्पीडोमीटर है, इसी में देखो एक जो उठ रहा है ये इसके घूमने से उठता है। ये स्पीड बताने वाला मीटर में देखो एक चुंबक है और यही कॉइल के बीच इसको जब अंदर पैक कर दिए तो इसको इंडक्शन मोटर कहते हैं। यही इंडक्शन मोटर तुम्हारा मोटरसाइकिल में, कार में ये ऑलरेडी लगा होता है और इसी को जब हम घुमाते हैं, जब चक्का घूमता है, गियर देते हो तो ये नॉर्थ साउथ घूमने से परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही धातु का प्लेट है तो ऑटोमेटिक जो आपका धारा उत्पन्न होता है यही डिफ्लेक्ट करता है और इसी के डिफ्लेक्शन के कारण आप देखते हो कि स्पीडोमीटर में आपको पता चलता है कितने स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये दिमाग में आ गया, कभी भी देगा भंवर धारा का उपयोग तो कहना कि सर समझ गए स्पीडोमीटर में भंवर धारा का उपयोग करते हैं। दूसरा नंबर इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग समझे। ये भंवर धारा का दूसरा नंबर सेक्शन जहां हम लोग उपयोग करते हैं वह आपका है प्रेरण भट्टी में। आपके मन में आ रहा होगा सर व्हाट इज ए प्रेरण भट्टी क्या है। तो प्रेरण को आपको हम लोग समझाए थे, इसी को प्रेरण भट्टी या विद्युत भट्टी भी कह सकते हो। ये क्या है इसी को आपको बताए थे, इसी को इंडक्शन चूल्हा के नाम से जानते हैं। और इंडक्शन चूल्हा का मतलब आप सभी बच्चे को मालूम है कि इसमें इंडक्शन का सिस्टम होता है और इंडक्शन सिस्टम में आप सभी लोग को मालूम है कि इसके अंदर कॉइल होता है और जैसे ही धातु का प्लेट रखते हैं तो उसको एक गर्म करता है और यह पिघलाने में सक्षम होता है।
स्पीडोमीटर में, प्रेरण भट्टी या विद्युत भट्टी में, ये सभी जगह हम लोग भंवर धारा का ही उपयोग करते हैं। दूसरा नंबर, अब अगर इसके हानि की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके हानि है, इसी के कारण ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं। इसी के कारण ट्रांसफार्मर गर्म होता है। यह क्यों गर्म होता है, जिसको समझोगे कैसे कम करते हैं। मोटर गर्म होता है, ये देखिए आपको अभी स्टेप क्लियर होगा। ये हानि और लाभ ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं। आप सभी लोग जब आगे ट्रांसफार्मर पढ़ोगे, बहुत डिटेल ट्रांसफार्मर आपको पढ़ना है, तो इसमें धातु के प्लेट होते हैं और तार की कुंडली लपेटी होती है। जैसे ही कुंडली से एसी करंट खींचते हैं, तो आप लोग कभी कभी घर में ट्रांसफार्मर मतलब पोल पे ही मत चले जाओ, तुम्हारे घर में भी स्टेबलाइजर होगा और स्टेबलाइजर के पास तुम देखे होगे कभी कभी उसके बीच में भी ट्रांसफार्मर होता है। तुमने कई बार देखा होगा कि जब लाइन दे दिए तो स्टेबलाइजर आपका घन घन भन भन आवाज कर रहा है। आपने कई बार ऐसा आवाज सुना हो कि हाँ सर ये आवाज तो सुने हैं, भन भन स्टेबलाइजर आवाज करता है। आपके मोहल्ले में भी अगर ट्रांसफार्मर होगा, आप अगर बगल से जा रहे हो तो आप देखे होंगे कि वहां भी एक घनघनाहट की आवाज आती। ऐसा कभी भी आवाज सुनाई दे तो तुमको समझना है कि सर ये समझ गए, ये भंवर धारा का आवाज, यही आवाज भंवर धारा का है। कहीं ट्रांसफार्मर के पास तुम देखना कि अरे घनघनाहट की आवाज आ रही है, घर में स्टेबलाइजर है उससे घनघनाहट की आवाज आ रही है, तो आप समझ लेना कि यह आवाज भंवर धारा की आवाज। और भंवर धारा कभी भी आवाज करेगा तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए कि भंवर धारा का जो आवाज है वह आवाज क्यों है। धातु के प्लेट में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसको भगाना चाहता है और इसी भंवर धारा के कारण, इसी भंवर धारा के कारण कहीं भी तुम्हारे घर में कोई इंस्ट्रूमेंट हो, अगर उसमें धातु का प्लेट है और तार की कुंडली है तो वहां से भंवर धारा का आवाज तुम सुन सकते हो। और वह आवाज ही क्या करता है, इसको गर्म करता है। ये कहता है एक प्लेट उधर जाओ, दूसरा प्लेट उधर जाओ, और इसी के कारण एक गर्म होता है। इस चीज को ही कम करने के लिए हम लोग पतले पतले पत्थर को जोड़ करके ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाते हैं। अगर तुम्हारे ट्रांसफार्मर में स्टेबलाइजर में बीच में एक मोटा लोहा दे दे तो ये बहुत घनघनाहट देगा। कई बार तुम लोग पीटा भी होगा, पीटने का मतलब मजाक मजाक में, स्टेबलाइजर घन घन कर रहा है, मारा कसे चुप हो जाओ, बहुत आवाज कर रहा है, इस पर कॉपी रख देते हैं आवाज कम जाएगा। ऐसा ऐसा खेल तुम लोग किया हो। वो जिसका आवाज तुम कम करना चाहते हो ना, वो भंवर धारा है और उसके होने का सिर्फ एक कारण है, अगर सस्ता स्टेबलाइजर तुम खरीद लोगे बाजार से तो उसमें मोटे लोहे का क्रोड देगा तो वो आवाज ज्यादा हो। स्टेबलाइजर क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाने वाला ठुकठुकवा नहीं देखा है स्टेबलाइजर, वोल्टेज घट गया तुम्हारे 4 बार खटखट खट आंख बढ़ गया, अरे ऑटो कट हो गया, खटखट खट घट गया, वही हो गया स्टेबलाइजर तुम्हारा। उसी को शुद्ध में स्टेबलाइजर कहते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब तुम पता नहीं क्या खुटखुटवा कहता है या क्या कहता है, उसको स्टेबलाइजर कहता है, स्टेबलाइजर भी कई लोग बोलता होगा, तो सब चलो वही है। और जरा ध्यान दीजिए, इसमें अब बात को हम लोग समझ पाए हैं कि इसको खरीदते समय अगर ये आपका मोटा लोहा का होगा तो ऐसा रहे। इसीलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि भंवर धारा को कम करने के लिए स्टेबलाइजर में क्या करते हैं। तो आपको कहना है कि सर समझ गए, पतले पतले पत्थर का क्रोड लगाते हैं, मोटे लोहे का क्रोड नहीं लगा के पतले पतले पत्थर का क्रोड लगाते हैं। ऐसे डिटेल यह बात फिर हम ट्रांसफार्मर में आपको पढ़ाएंगे, मोटर में आप देखोगे। तो ये भंवर धारा के उपयोग, लाभ और हानि 2 अंक के आपके आ सकते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन, भंवर धारा क्या है, इसके उपयोग को लिखिए।
इसी प्रकार से क्वेश्चन सीधा सीधा रह सकता है कि भंवर धारा का उपयोग निम्नलिखित में किसमें करते हैं। आपको दे सकता है कि ट्रांसफार्मर में पतले ब्रेडबोर्ड का प्रयोग करते हैं किस लिए, तो आंसर होगा भंवर धारा के मान को कम करने के लिए। तो हम लोग कैसे कम होता है एक ट्रांसफार्मर में हम लोग डिटेल सीखेंगे। और आज का क्लास यहां से हम चाहेंगे सभी बच्चे पूरा कंसंट्रेट हो जाओ, एक जगह एकदम आपका दिमाग आ जाए, क्योंकि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको शुरू करने जा रहा है। और वह इंपॉर्टेंट सेक्शन का नाम है डायनमो। डायनमो को ही हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं। यह विद्युत जनित्र है, और जो बच्चे डायनमो के बारे में अगर समझ पाओगे, ज्यादातर है क्या डायनमो आप 10th क्लास में भी पढ़े हो, लेकिन 10वां क्लास में जहां तक पढ़े हो हम लोग को उससे आगे पढ़ना है। हम चलेंगे एकदम नीचे से, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उससे आगे चले जाएंगे। और सभी बच्चे अगर डायनमो समझ जाओगे तो आगे का एसी सेक्शन तुम्हारा है, एकदम कहोगे कि सर कोई समस्या हमको नहीं हुआ। डायनमो को हिंदी में विद्युत जनित्र कहते हैं, इसी को हम लोग जेनरेटर कहते हैं। जेनरेटर का मतलब जहां से लाइन आपका निर्माण होता है, जनरेट होता है, उसी का नाम जनरेटर है। इसीलिए हिंदी में जनरेट को जनित्र कहते हैं, विद्युत को जन्म देने वाला। यानी जनरेटर, डायनमो, विद्युत जनित्र सब एक ही। और दूसरी बात सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि हम आपको सिखाए हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आपको पढ़ना है, चाहे वो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर हो, साइक्लोट्रॉन हो, डायनमो हो, कोई इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट आपको निश्चित आए। और कोई इंस्ट्रूमेंट अगर परीक्षा में तुम्हें लिखना हो, सबसे पहले सोचना कि यह इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, यह इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है, यह इंस्ट्रूमेंट बना हुआ कैसे होता है, और यह इंस्ट्रूमेंट कार्य कैसे करता है। हमने आपको ये सिखाया भी है, फिर सिखा रहे हैं। किसी भी उपकरण में एक बात इंपॉर्टेंट समझ, एक इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा निश्चित आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, और वो बच्चा बहुत शानदार ढंग से लिख पाएगा जो बच्चे केवल 4 बात हमारी समझ रहे कि यह उपकरण क्या है, इस उपकरण का सिद्धांत क्या है, इस उपकरण का बनावट कैसा होता है, और इस उपकरण की क्रियाविधि क्या है। हम एकदम जीरो लेवल से धीरे धीरे आराम से चलेंगे। आज के क्लास में जो बच्चे यहां तक एकदम समझ पाओगे, तो वो बच्चे डेरिवेशन के बाद जो फार्मूला निकलेगा हमारे लिए वह सबसे इंपॉर्टेंट। उसी चीज के लिए हम मेन परेशान है कि आपके पास इस चैप्टर में जो कंसेप्ट होना चाहिए वो एकदम इनकरेक्ट। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो लाइन लिखेंगे, हम पहले इन दोनों बात को क्लियर करेंगे, एकदम आपके दिमाग में आ जाएगा, तब इससे आगे चले। एकदम सुनते जाओ। डायनमो का खोज माइकल फैराडे ने किया, और यह एक विद्युतीय उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर जो घूमता है वह यांत्रिक ऊर्जा है, और बल्ब जलता है तो वह विद्युत ऊर्जा है। यानी डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी हम समझते हैं कि पहला लाइन जो 2 बोले, ये हमारे सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि डायनमो का खोज माइकल फैराडे ने किया, और यह एक विद्युतीय उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह लाइन सभी बच्चे का बिल्कुल क्लियर हो गया। एक बार और बोल दे तो एकदम लगेगा कि सर एकदम क्लियर हो गया। डायनमो का खोज माइकल फैराडे ने किया, और डायनमो एक विद्युतीय उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरे नंबर स्टेज चले कि डायनमो का प्रिंसिपल क्या है, डायनमो का सिद्धांत क्या है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है।
क्योंकि आपको बता चुके हैं कि इसी डायनमो में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत का मतलब चुंबक और कुंडली में कोई एक में अपेक्षिक गति होती है तो उसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी पहला स्टेप हम अब इसको मिटा दें और कहें किसी भी बच्चे से क्या ये दोनों बात तुम लिख सकते हो। डायनमो क्या है तो कहना कि सर डायनमो का खोज माइकल फैराडे ने किया। यह एक विद्युतीय उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और दूसरा नंबर बिल्कुल आपका क्लियर हो गया, डायनमो का सिद्धांत क्या है। सभी बच्चे को क्लियर हो गया कि डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह लाइन सभी लोग का एकदम क्लियर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है डायनमो के बनावट, डायनमो बना हुआ कैसा होता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखना है। और जो बच्चे डायनमो का बनावट एकदम क्लियर करेगा वो स्टेप्स उनका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सभी बच्चे एकदम यहाँ तक के स्टेप्स क्लियर है तो एक बार ओके लिख दीजिए कि सर यहाँ तक एकदम हमको याद हो गया, एकदम पूरा सिस्टम क्लियर हो गया। तब तो इन दोनों बात को लिखेंगे और उससे आगे चलेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, एकदम आपका स्टेप्स आ रहा है कि यहाँ तक एकदम सबको याद होगी। तो अब चलेंगे बनावट और क्रिया विधि, इसी में समझना है। यानी पहला लाइन हम करें आपको कि डायनमो, ध्यान दीजिए डायनमो का खोज किसने किया तो हम लोग देखें डायनमो का खोज माइकल फैराडे ने किया। डायनमो का खोज माइकल फैराडे ने किया और फिर हम लोगों ने देखा कि डायनमो एक विद्युतीय उपकरण है। डायनमो एक विद्युतीय उपकरण है। डायनमो एक विद्युतीय उपकरण है। हम लोग देखे जो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी हम लोग देख लिए कि डायनमो क्या है तो डायनमो एक इंस्ट्रूमेंट है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह लाइन एकदम आपका क्लियर हो। और इसी लाइन में हम लोग नेक्स्ट चले कि डायनमो का प्रिंसिपल क्या है, इस डायनमो का सिद्धांत क्या है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यानी यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग एक एक स्टेप सुनते जाएंगे, एकदम एक एक बात आपका क्लियर होते जाएगा। तीसरा नंबर स्टेप है जिसको इसका बनावट कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं, कैसा यह बना होता है। और जो स्टूडेंट्स बनावट पर ध्यान दोगे उनको धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव्स आएगा तो लगेगा कि सर एकदम समझते जा। देखो डायनमो में क्या करते हैं, चूंकि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है तो इसमें चुंबक और कुंडली दोनों होता है। इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने से चुंबक के दो ध्रुव लेते हैं। एक ध्रुव हम लोग लेते हैं जिसको कहते हैं नॉर्थ पोल। इसी के बीच में एक आर्मेचर होता है और ये आर्मेचर के नीचे चुंबक का एक और पोल है जिसको हम लोग कहते हैं यह चुंबक का साउथ पोल है। यानी हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, चुंबक के दो ध्रुव लेते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बीच का हिस्सा है। इसमें देखो इसको आर्मेचर कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है, अगर इसमें दो इस प्रकार से अलग अलग रिंग बनाया जाए तो इसको एसी डायनमो कहते हैं। और अगर इसमें आपको ध्यान रखना है कि दो आधे आधे रिंग बनाए जाए, अगर एक ऐसे और दूसरा इसी प्रकार से ऐसे, हाफ
इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है जिसको दिमाग में सेट रखिए। आपसे क्वेश्चन आएगा, डायनमो एसी करंट देता है या डीसी करंट? तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि डायनमो एसी और डीसी दोनों करंट उत्पन्न करता है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये जो बनावट है एसी डीसी दोनों ही डायनमो का सभी से बनावट होता है। केवल ये लास्ट का जो रिंग देख रहे हो ये बनावट में चेंज है, अलग अलग रिंग होगा तो इसको हम लोग एसी डायनमो के नाम से जानेंगे। और अगर आपका आधा आधा रिंग होगा तो इसको हम लोग डीसी डायनमो के नाम से जानेंगे। मतलब समझो एकदम छोटी बात, अगर परीक्षा में तुम्हारा क्वेश्चन दे दे, कई बार ऐसा करेगा, दिष्ट धारा डायनमो का सचित्र वर्णन करो। और उस कंडीशन में हमारे कई बहादुर बच्चे ऐसे भी हैं जो कहेगा कि सर तो एसी पढ़ाए थे, ये दिष्ट धारा डायनमो कैसे चलेगा? सब बनावट वैसे ही रखना, केवल ये पार्ट को हटा के इसको जोड़ देना तो यह डीसी डायनमो हो जाएगा। अगर देगा कि प्रत्यावर्ती धारा डायनमो का वर्णन करें तो अलग अलग रिंग बना लोगे तो यह एसी डायनमो हो। अगर क्वेश्चन तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ रहे डायनमो का सचित्र वर्णन करो तो एसी और डीसी दोनों दिखाओ। आपको दिमाग में सेट रखना है, ऑब्जेक्टिव रहेगा कि बताओ डायनमो कैसा धारा उत्पन्न करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर डायनमो एसी और डीसी दोनों धारा उत्पन्न करता है। एसी डीसी डायनमो में कुछ अंतर है? कहना यस। बनावट में अंतर है। क्या अंतर है? कहना बहुत छोटा सा अंतर है। सब कंस्ट्रक्शन एक ही है, केवल एसी डायनमो में अलग अलग वलय होते हैं और डीसी डायनमो में अर्ध वलय होते हैं। अर्ध माने आधा 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 वलय होगा तो इसी को हम लोग डीसी डायनमो के नाम से जाने। और इसी के ऊपर आपको दिमाग में सेट रखना है, इसी के ऊपर पतले तार की कुंडली लपेटी जाती है और यही तार की कुंडली लपेट के इसमें जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से ऐसे पतले तार की कुंडली लपेट करके इसमें ऐसे जोड़ देते हैं। ये जो जोड़ दिए तो यह पूरा स्टेप आपका क्लियर हो। इसी से लाइन को बाहर करने के लिए हम लोग इसी पर इसको जोड़ते हैं जिसको कार्बन ब्रश के नाम से जानते हैं। एक कार्बन ब्रश सिर्फ सटा होता है और इसी से धारा को बाहर निकाला जाता है और इसी से हम लोग बल्ब को जोड़ते हैं और वह बल्ब जलता है। अगर क्वेश्चन परीक्षा में आए तो सबका नाम जरूर लिख देना। यह पार्ट जो देख रहे हो कि चुंबक है, ये पूरे सिस्टम को हम लोग आर्मेचर कहते हैं। ये आर्मेचर है। ये जो लपेटा हुआ है सभी बच्चे समझ रहे हो कि दिस इज क्वाइल, ये कुंडली है। ये जो देख रहे हो इसी को वलय कहते हैं। यह पार्ट को ही कार्बन ब्रश कहते हैं। आपको एक बार हम समझा दें, जरा फिगर के साथ मजे में देखिए, सभी बच्चे का स्टेप एकदम क्लियर होगा। अभी आपको हम एसी और डीसी दोनों जनरेटर दिखाने जा रहे हैं। जो लोग अब इस जनरेटर को खूब बढ़िया से एकदम ध्यान दे दोगे उनको एकदम क्लियर होते चला जाए कि हाँ एकदम सर सही समझ गए कैसे स्टेप की वर्क करता है, ये आपको एकदम कंसेप्ट आ जाए। देखो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जनरेटर में मूल रूप से होता क्या है, तब धीरे धीरे ग्राफ सीखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो यही जो देख रहे हो अभी आपको हम दिखाए, थोड़ा सा इसको और बढ़िया से समझो क्योंकि ये लाइन जब तक नहीं समझोगे तब तक दिक्कत होगी तुम्हें। देखिए अभी हम आपको इस स्टेप को समझाएंगे, जरा सबका ध्यान यहाँ पे आ जाए। देखो दो तरह की बात होगी, बहुत बढ़िया से समझना जो बात समझाना चाह। पहली बात इंपॉर्टेंट होगी, वह बात होगी कि ऐसा हो सकता है कि जनरेटर में एक क्वाइल हो और बीच में चुंबक हो और इसको घुमाए, ऐसा हो सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि इसमें चारों तरफ चुंबक कहीं तोड़ोगे जनरेटर को तो नहीं मिलेगा। इसमें तार ही इस प्रकार से लपेटा हुआ है कि जब यह घूमेगा तो एक तार चुंबक जैसा
बिहेवियर रखेगा और दूसरा तार कुंडली जैसा बिहेवियर रखेगा। और जो तार, इसीलिए देखो जब जनरेटर देखोगे तो उसमें मिस्त्री लोग को सिखाया रहेगा, एफ लिखा हुआ रहेगा, और एफ कभी भी है तो समझना कि यह फील्ड बनाने वाला तार। फील्ड बनाने वाला का मतलब यह तार में जब करंट देंगे तो यह चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, और ए लिखा हुआ है तो यह आर्मेचर का वायर। फील्ड वायर अलग होता है, आर्मेचर वायर अलग होता है। यही चीज तुमको यहाँ पर समझना है। तुम्हारे यहाँ जो जनरेटर है देखो, इसमें एक फील्ड बनाने वाला है, इसीलिए इसको लिखा हुआ है फील्ड मैग्नेट। लाइन भेजेंगे तो अंदर फील्ड बनाएगा और इससे लाइन बाहर आएगा, इसीलिए इसका नाम आर्मेचर है। ये तुम देखोगे आर्मेचर पर 4 5 ऐसे करके कॉइल पीठ पर लपेटा, और ये सभी को एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं। इसी में जिसको हम कुंडली कह रहे थे उसी का नाम है स्लिप रिंग। और स्लिप रिंग देख के तुम समझ जाओगे कि एसी है कि डीसी। अगर देखो ऐसा अलग अलग मिलेगा रिंग, ये स्लिप रिंग नाम से जानते हैं, हिंदी में बोले कहते हैं यह एसी जनरेटर है, यह भी एसी जनरेटर है, यह भी एसी जनरेटर है, यह भी एसी जनरेटर है। लेकिन अगर आधा आधा रहता, इसी का आधा नीचे आधा ऊपर, तो यह डीसी जनरेटर होता। चूंकि हम लोग अभी यहाँ एसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, इसीलिए दोनों अलग अलग स्लिप रिंग आप देख रहे हो, और दोनों अलग अलग स्लिप रिंग का एक फेज। इसी के ऊपर यह सटा रहता है जिसको कार्बन ब्रश के नाम से जानते हैं। ये कार्बन ब्रश इसी के ऊपर है जिससे करंट को बाहर निकालते हैं। और देखो अभी आपको इसका फिगर दिखाए तो लगेगा कि हाँ सर अब एकदम समझते जा रहे हैं। सभी लोग को खूब बढ़िया से हमारे साथ स्टेप समझना है। यही चुंबक का एक नॉर्थ है एक साउथ है, 2 ध्रुव, और बीच में नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय बल रेखा गुजरती है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसी के बीच में ये आर्मेचर है। जब इसको घुमाएंगे फ्लक्स में चेंजिंग होगा। यही दोनों के नीचे एक अलग रिंग दिए, इसको स्लिप रिंग कहते हैं। ये कार्बन ब्रश जैसे ही घुमाओगे d∅dt होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और इसी से देखो ये कार्बन ब्रश लगा करके गैल्वेनोमीटर से इसको जोड़ दिया गया है। और देखिए जैसे ही घुमाएंगे, एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर, ये दोनों काम तुम यहाँ पर देख सकते हो। फ्लक्स के चेंजिंग के कारण ऐसा जा रहा है। क्यों धारा चेंज होता है, हम अभी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपको समझाएंगे, कैसे बनता है, बहुत बढ़िया से स्टेप आ जाएगा। और इसी में एसी की बात तो आपने देख लिया कि सर कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होने से निकलता है, ये बात आप समझ गए। एसी के ग्राफ भी आएंगे, लेकिन यही ग्राफ तो हम लोग को सीखना है, ये हम आराम से आपको सिखाएंगे। अभी हम चाहते हैं ये ग्राफ कैसे करंट बनता है सिखाएंगे। पहले डीसी देख लो। डीसी डायनमो और एसी डायनमो में यही अंतर है। आधा आधा कभी भी देखना तो समझना कि यह डीसी डायनमो। इसमें जब घुमाएंगे तो करंट फ्लक्चुएट नहीं करेगा, सीधा चलेगा। और क्यों फ्लक्चुएट नहीं करेगा, क्यों सीधा चलेगा, एसी ऐसे ही क्यों चलना है, हम सब चीज पढ़ेंगे। देखो यह जो फिगर है ये डीसी डायनमो का फिगर है, क्योंकि आधा आधा रिंग के बीच ये घूम रहा है। इसमें जो ग्राफ आएगा एक कंप्लीट सीधा ग्राफ आएगा। आपके मन में ये सब बात आना चाहिए कि क्यों सीधा आएगा, एसी ऐसे ऐसे ही क्यों चलता है। यही स्टेप जब आप सीखोगे कि एसी ऐसे ऐसे ही क्यों चलता है, डीसी सीधा ही क्यों चलता है, इसी चीज को जो बच्चे एकदम सीख जाएंगे तो ये चैप्टर तुमको समझ में आ जाए। हम लोग को एक एक ग्राफ सीखना है, क्यों एसी ऐसे चलता है, तब जाके क्लियर होगा। कार्बन कुछ अलग नहीं होता है। तुम देखे होगे ग्रेफाइट एकदम बहुत अच्छा सुचालक है। आपने देखा होगा शुष्क सेल जो तुम्हारे घर में टॉर्च की बैटरी है, फोड़ोगे तो उसके बीच में भी कार्बन की रॉड निकलेगा, वह एक सुचालक है। तो अब आपको बिल्कुल
दिमाग में यह सेट हो गया होगा। पहले तो अभी बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे। इसमें बनावट में हमने आपको इसीलिए दिखाया कि सारे बच्चे ये समझ लो, एसी डायनमो में स्लिप रिंग अलग अलग होगा, डीसी डायनमो में स्लिप रिंग हाफ हाफ होगा। जनरेटर एसी और डीसी दोनों करंट दे सकता है, यह डिपेंड करेगा कि स्लिप रिंग किस प्रकार का उसमें लगाया गया। ये लाइन सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो। अब 2 बार आपको समझाएंगे कंस्ट्रक्शन बनावट में लिखना क्या होता है। देखो, कभी फिजिक्स को रट्टा मार मत बना। रटने वाली बात फिजिक्स में नहीं होती है। एकदम समझो स्मूथली, आराम से। और जो बच्चे एकदम आराम से समझते जाओगे उनको लगेगा कि सर हम परीक्षा में लिख दे। अब देखो, इसी को कहें कि बनावट के बारे में लिखी। जितनी बात तुम देख रहे हो वही चीज तुमको बनावट में लिखना है। जैसे हम 2 बार बोलेंगे, फिर 1 बार लिखेंगे, आपको अपने लगेगा कि सर बनावट एकदम क्लियर हो। अब जरा एकदम दिमाग में सेट करिए कैसे कैसे आपको है। कार्बन ब्रश सिर्फ सटा होता है, इसको चलना नहीं होता है, चलता यह है और यह सिर्फ सटा हुआ है और इसी से करंट बाहर निकल जाता है। कार्बन कुचालक होता है, दिमाग में हटा दो। कार्बन ही एकमात्र है जिसके अपरूप में हीरा चलोगे तो कुचालक होगा और इसी का ग्रेफाइट चलोगे तो सुचालक हो। कार्बन कहने का मतलब उसके कई रूप होते हैं, तो जो ग्रेफाइट वाला रूप है वो बहुत अच्छा सुचालक है, गुड कंडक्टर है। और इसीलिए यहाँ पे उस गुड कंडक्टर वाले ग्रेफाइट पार्ट्स को रखा हुआ है और ये चीज से करंट हम लोग बाहर निकाल। चलिए, तो अब 2 बार बढ़िया से सुनना। सारे बच्चे एकदम एनर्जी यहाँ पे लगा दीजिए, एकदम क्लियर। कहना है कि डायनमो में चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच एक आर्मेचर स्थित होता है। देखो, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच एक आर्मेचर स्थित होता है। आर्मेचर के एक सिरे पर पतले तार की कुंडली लपेटी जाती है और दूसरे सिरे पर प्रत्यावर्ती धारा डायनमो में पीतल के 2 अलग अलग स्लिप रिंग या वलय होते हैं तथा विस्प धारा डायनमो में पीतल के 2 अर्ध वलय होते हैं। वलय से कार्बन ब्रश जुड़ा होता है जिससे धारा को बाहर निकालते हैं। बस ये बनावट है। बनावट का मतलब जैसा बना हुआ है उस बात को लिख दीजिए, बनावट क्लियर हो। 2 बार हम और बोले, उम्मीद करेंगे कि हमारे एक एक बच्चे कहेगा कि सर एकदम कंसेप्ट आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ गए। 2 बार और एकदम आराम से सुनो। सुनना है, सब सुन करके क्लास में ही एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि सर अब इस पर कलम चल जाएगा, तो वो बच्चे परीक्षा में लिख दो। जो रट्टा मार वाला रहोगे लिखा दीजिए सर हम घर में रटेंगे, तो वो रट्टा वाला बच्चे थोड़ा दिन के लिए याद रहेगा, फिर भूल जाओ। 2 बार और खूब बढ़िया से। डायनमो में चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच एक आर्मेचर होता है जिसके एक सिरे पर पतले तार की कुंडली लपेटी जाती है और दूसरे सिरे पर प्रत्यावर्ती धारा डायनमो में पीतल के 2 अलग अलग वलय होते हैं और विस्प धारा डायनमो में 2 अर्ध वलय होते हैं। वलय से कार्बन ब्रश जुड़ा होता है जिससे धारा को बाहर निकालते हैं। यही बात को लिखना है। एक बार और समझा, एक बार और अवर एकदम सब बच्चे का क्लियर, और तब उसके बाद हम लिखेंगे तो आपको लगेगा कि सर एकदम याद होगी। एक बार और सारे बच्चे एकदम ध्यान दे दो। डायनमो में चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच एक आर्मेचर स्थित होता है। आर्मेचर के एक सिरे पर पतले तार की कुंडली लपेटते हैं और दूसरे सिरे पर एसी डायनमो में पीतल के 2 अलग अलग वलय होते हैं और डीसी डायनमो में 2 अर्ध वलय होते हैं। वलय से कार्बन ब्रश जुड़ा होता है जिससे धारा को बाहर निकालते हैं। यानी अब हम इसी बात को अगर हम लिखेंगे तो हमारे एक एक बच्चे कहेगा कि सर एकदम क्लियर हो गया। और घबराना नहीं, मेन हमको क्रिया विधि सीखना है।
क्रियाविधि से ही आईएससी का स्टेप शुरू हो जाए। यहां तक की बात एक 10th का बच्चा भी पढ़ना है उसको। लेकिन आप फैराडे का नियम जैसी क्रियाविधि में लगाओगे वो आपके लिए हो जाएगा, वो 10th के बच्चे के लिए नहीं। तो चलिए एकदम अब एक बार लिख देंगे, एकदम आपके क्लियर हो जाएंगे। डायनमो में ध्यान दीजिए, डायनमो में चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच आर्मेचर स्थित होता है। आर्मेचर स्थित होता है, आर्मेचर स्थित होता है। आर्मेचर के एक सिरे पर, आर्मेचर के एक सिरे पर पतले तार की कुंडली लपेटी जाती है, कुंडली लपेटी जाती है और दूसरे सिरे पर, और दूसरे सिरे पर, दूसरे सिरे पर प्रत्यावर्ती धारा डायनमो में, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो में, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो में पीतल के दो अलग अलग स्लिप रिंग होते हैं, दो अलग अलग स्लिप रिंग या वलय होते हैं, वलय होते हैं तथा दिस्त धारा डायनमो में, तथा दिस्त धारा डायनमो में, दिस्त धारा डायनमो में दो अर्ध वलय होते हैं, दो अर्ध वलय होते हैं, दो अर्ध वलय होते हैं। यहां तक की बात सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो गया होगा। वलय से कार्बन ब्रश जुड़ा होता है, वलय से कार्बन ब्रश जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, जिससे धारा को बाहर निकालते हैं, जिससे धारा को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। और सभी बच्चे एक बार और सुन लोगे, एकदम कहोगे कि सर अब ये अपने से लिख देंगे, ये रटने की जरूरत ही नहीं। आर्मेचर का मतलब हमने देखा, ये पूरी व्यवस्था जो देख रहे हो, जो इसके बीच में घूमता है, इसी का नाम आर्मेचर। अब एक बार और सुन लेना है सारे बच्चे को एकदम क्लियर, तब सब लोग 2 मिनट एकदम दिल थाम के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इसके क्रिया विधि समझ, क्योंकि क्रिया विधि ही तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। अब एक बार और बोले, एकदम कहेगा कि सर याद हो गया, डायनमो में चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच एक आर्मेचर स्थित होता है। आर्मेचर के एक सिरे पर पतले तार की कुंडली लपेटी जाती है और दूसरे सिरे पर प्रत्यावर्ती धारा डायनमो में दो पीतल के अलग अलग स्लिप रिंग होते हैं और दिस धारा डायनमो में दो अर्ध वलय होते हैं, अर्ध स्लिप रिंग होते हैं। वलय से कार्बन ब्रश जुड़ा होता है, जिससे धारा को बाहर निकालते हैं। ये लाइन सभी लोग का एकदम क्लियर हो। अब यहां से जो लाइन आपका चलेगा, ये स्पेशली आपका 12th के लिए हो गया। इतनी बात 10th के बच्चे भी जानते हैं। अब सभी बच्चे को समझना है वर्किंग प्रोसेस, क्रिया विधि, और यह ओनली 12th के बच्चे ही कर पाए। और आज के क्लास में जो बच्चे 12th का लाइन एकदम समझ जाए, वो बच्चे ही एसी चैप्टर समझोगे। इस बड़ा रिलेटेड चैप्टर है। एक दिन भी मटियाओगे ना तो फिर 8 दिन तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ये भी समझ लेना, ये एसी झटका देने वाला चैप्टर है। एक दिन भी अगर मटिया दिया कि आज छोड़ते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, तो 8 दिन के लिए तुमको एकदम आराम में भेज देंगे। हाँ, लेकिन अगर सीक्वेंस बनाए रखोगे तो इससे हल्का कोई पाठ नहीं है, छोड़ोगे तो इससे भारी कोई पाठ नहीं है। ये 2 in 1 है, बहुत जबरदस्त चैप्टर। अब वर्किंग प्रोसेस आप सभी को समझा रहे हैं, खूब बढ़िया से सुनना। क्या वर्किंग प्रोसेस है उसको जरा ध्यान दीजिए। जब आर्मेचर को तेजी से घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और फैराडे
के और लेंज के नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। हम लोग फैराडे के नियम जानते हैं, कभी भी चुंबकीय फ्लक्स का दर होगा तो वोल्टेज निकले। कितना वोल्टेज निकलेगा यही इसमें मेन समझाना है और इसी चीज को सबको सीखना है कि एक जनरेटर चलाने से वोल्टेज कैसे निकलता है। ये लाइन जो बच्चे समझ जाओगे ना तो इसी चैप्टर एकदम समझ जाओ। यानी पहले तो क्रिया विधि का यह लाइन हमारे सभी बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि जब चुंबक के ध्रुवों के बीच स्थित आर्मेचर को तेजी से घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या वोल्टेज उत्पन्न होता है, धारा उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये लाइन तो हम समझते हैं कि क्रिया विधि सबका क्लियर है। बढ़िया से सुनो, जनरेटर को क्रिया में लाने के लिए हमें आर्मेचर को घुमाना होता है और जैसे ही आर्मेचर हम घुमाते हैं तो वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दो, उम्मीद करते हैं कि यह स्टेप सभी लोग का एकदम क्लियर होगा। आपको एक लाइन देखें, फैराडे और लेंज के नियम से, अगर हम एक लाइन लिखें सारे बच्चे को क्लियर होगा, E बराबर माइनस d∅/dt। और थोड़ा गंभीर हो जाना, क्योंकि जो बच्चे के अंदर गंभीरता कम होगा वो लोग यहाँ के आगे का स्टेप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि अब क्लास का लेवल हाई हो गया है। कमेंट्स एकदम कम करो और एकदम पूरे बढ़िया से इसको समझना, क्योंकि थोड़ा भी कम समझोगे तो स्टेप क्लियर नहीं हो। हम लोग जानते हैं फैराडे और लेंज के नियम से E बराबर माइनस d∅/dt और सभी बच्चे को याद है फाई बराबर BA cos थीटा होता है। चुंबकीय फ्लक्स में फाई बराबर BA cos थीटा होता है। आप सबको मालूम है कि विद्युतीय फ्लक्स फाई होगा तो EA cos थीटा होगा, और अगर चुंबकीय फ्लक्स फाई होगा तो आप सबको मालूम है कि BA cos थीटा होगा। और हम लोग इसमें कुछ नहीं किए, इसी चीज को यहां बैठा दिए तो अपने से बताओ E बराबर माइनस d/dt और फाई के जगह BA cos थीटा हमने लिख दिया। एकदम बातों पर ध्यान देते जाइए तो आपको एकदम क्लियर होते जाए। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि जनरेटर चलता है फैराडे और लेंज के नियम से। एक एक लाइन समझाते जा रहे हैं, ये लाइन अगर पकड़ोगे तभी आगे पकड़ा है, इसलिए सभी बच्चे पूरा ध्यान से इस लाइन को पकड़ो। E बराबर फार्मूला है माइनस d∅/dt और फाई का फार्मूला है BA cos थीटा, तो फाई को हटा के BA cos थीटा लगा दी। चूंकि हम लोग ये जानते हैं, इस बात पर थोड़ा सा आपका ध्यान चाहेंगे कि जो आर्मेचर घूमता है ये एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है। दो तरह की वेलोसिटी है, सीधा चलेगा तो रेखीय वेग v, और अगर ऐसे चलेगा तो ध्यान रखना है कि यह कोणीय वेग ओमेगा होता है। ऐसे कभी भी चलेगा तो यह कोणीय वेग ओमेगा होता है। तो आर्मेचर जो घूमता है यह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में घूमता है और ओमेगा का फार्मूला होता है θ/t। आपको ध्यान रखना है कि दो तरह का वेग है, अगर हम ऐसे बढ़ रहे हैं तो रेखीय वेग और ऐसे घूम गए तो कोणीय वेग। कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा कहते हैं और ओमेगा का फार्मूला θ/t होता है। आपको हमने बताया कि चुंबक के बीच आर्मेचर सीधा नहीं चलता,
कोणीय वेग में घूमता है, और अगर कभी भी कोणीय वेग में घूमेगा तो ओमेगा का फॉर्मूला थीटा बटे टी होता है। क्यों? आपको ध्यान रखना है, वेग का फॉर्मूला दूरी बटे समय होता है। वेग का फॉर्मूला दूरी बटे समय होता है, और अगर कोई चीज सीधा जाएगा ना तो दूरी तय करेगी, लेकिन अगर कोई चीज ऐसे चलेगा तो वह दूरी के जगह कौन तय करेगा? टी जो का त्यों होगा, वी के जगह ओमेगा होगा। जैसे तुम ही बताओ, तुम्हारे रूम में पंखा चल रहा है, तुम आंसर दोगे यस सर। हम कहेंगे बोलो वह पंखा कितना देर में पटना पहुंच जाएगा? तब मुस्कुराओगे कि सर पंखा मेरा पटना पहुंच जाएगा, ये कैसे पहुंच जाएगा? और अभी तुम बोला कि पंखा मेरा चल रहा है, तो तुम कहोगे कि सर समझ गए, हमारा पंखा जो चल रहा है वो ऐसे चल रहा है, दिस इज इन एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी में दूरी तय नहीं करता, दूरी के जगह कौन लेके चलते। यही बात समझना है। केवल चलने का मतलब ये मत समझ लेना कि आगे ही बढ़ रहा। अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो वो रेखीय वेग है, दूरी तय होगा, दूरी बटे समय। लेकिन अगर गोल घूम रहा है तो कोणीय वेग है, थीटा बटे टी, ये एंगुलर वेलोसिटी। यानी सभी बच्चे देखो, एक बार ऐसा ही हुआ, थोड़ा मूड फ्रेश कर लेते हैं तो ये बात और बढ़िया समझ में आए। एक बार ऐसा ही एक आदमी एक को फोन किया कि तुम्हारे यहाँ फ्रिज है? तो कहा कि हाँ है। फोन किया तो कहा कि हाँ है। अरे फ्रिज चल रहा है? कहा कि हाँ चल रहा है। तो कहा पकड़े रहिएगा, भाग जाएगा। वो आदमी तुरंत फोन काटा, कौन आ गया है, मेरा ऐसे मूड खराब कर दिया, पकड़े रहिएगा भाग जाएगा, तुरंत काट दी। फिर थोड़ा देर बाद, आधे घंटे बाद वही आदमी फोन किया कि आपके यहाँ फ्रिज है? तू आदमी समझ गया कि अरे इसको हाँ बोलेंगे तो वही कहेगा। कहा नहीं फ्रिज मेरे यहाँ नहीं है। तो आदमी मुस्कुरा के कहा कि कहे थे ना कि पकड़े रहिएगा, भाग गया ना आपका फ्रिज। तो ये देखो, चलने का मतलब फ्रिज का चलना अलग है, पंखा का चलना अलग है, आपके सीधे चलना अलग है। यही चीज चलने को हम लोग बढ़िया से समझे। अगर पंखा चल रहा है तो हम लोग को समझना है कि यह एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा है, और इसमें दूरी तय नहीं होगा। ओमेगा में हम लोग को कोण तय होगा, और ओमेगा का फॉर्मूला है थीटा बटे टी। तो अब सभी बच्चे एकदम बहुत ही बढ़िया से समझ रहे हो। हम कोशिश भी कर रहे हैं एकदम आराम से धीरे धीरे चले। तो सभी बच्चे अब समझ गए होंगे कि थीटा बराबर हम ओमेगा टी लिख सकते हैं। थीटा बराबर ओमेगा टी लिख सकते हैं। यहाँ थीटा के जगह ओमेगा टी लिख देते हैं। बोलो अपने से ई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई डी टी, ज्यों का त्यों लिख देंगे, बी ए ज्यों का त्यों लिख देंगे, और कॉस थीटा को हटा के ओमेगा टी यहां लिख दे तो ओमेगा टी यहां पर बैठा। एकदम एक एक लाइन सभी बच्चे हमारे साथ समझते चलना, कहना कि हाँ सर एकदम सीख गए। हमने आपको यहां पर क्या कर दिया? थीटा को हटा के ओमेगा टी लिख दिया, तो ओमेगा टी लिख दिया। याद करो डॉक्टर किसके हैं? टी के, तो ओमेगा टी कॉस वाला रहेगा, बी ए बाहर हो जाएगा कि तुम जी तो साथ है, बाहर जाओ। ई बराबर माइनस बी ए डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, हमने ज्यों का त्यों लिख। और सभी बच्चे को बस यही एक लाइन एकदम समझना है, यही एक लाइन समझना है, एकदम क्लियर हो जाएगा। ई बराबर माइनस बी ए, और कॉस का डिफरेंशिएशन सभी बच्चे जानते होंगे, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा को हम लोग बाहर लेते। जो बच्चे ये डिफरेंशिएशन नहीं जान रहे हो उनको एक मिनट हम नीचे समझा दे, ध्यान दो। साइन थीटा डी थीटा, डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा का डी थीटा तो डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा।
कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस। डिफरेंशिएशन में एक पहली बात एकदम दिमाग में सेट कर। दूसरी बात हमारे सभी बच्चों को क्या क्लियर रखना है वो सुन लो। अगर कभी भी डी बाई डी थीटा साइन टू थीटा रहे तो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर थीटा का ये थीटा है, लेकिन ये दू क्या है, गोदी में है। गोदी में बाहर रहता तो बाहर भगा देते, गोदी में भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कभी भी गोदी में नजर आ जाए तो कहना कि सर साइन के कॉस और थीटा का थीटा गोद में दो है। अगर डिफरेंशिएशन में गोदी में रहेगा तो फेंकेंगे भी लोकेंगे भी, बस इतने ध्यान रख। डॉक्टर साहब बड़ा बढ़िया है, गोदी में लड़का रहता है तो फेंकेंगे भी लोकेंगे भी, दो गोदी में है तब फेंकेंगे भी लोकेंगे भी। एकदम काम क्लियर हो। कभी भी डिफरेंशिएशन में गोदी में रहे तो कहना कि सर एकदम समझ गए, गोदी वाला तो आप समझा ही दिए, फेंकेंगे भी लोकेंगे भी, फेंकेंगे भी लोकेंगे भी। ये लाइन एकदम क्लियर है। जिन बच्चे का एकदम ये लाइन क्लियर है कि सर डिफरेंशिएशन में गोदी में रहेगा तो डॉक्टर साहब बड़ा बढ़िया से खिलाते हैं, फेंकेंगे भी लोकेंगे भी। बस एक बार और समझा दे तो ये लाइन एकदम समझ जाओगे। डी बाई डी थीटा कॉस 5 थीटा, कहना अरे डॉक्टर थीटा ये भी थीटा कॉस ठीक है, 5 तो गोदी में है और सर समझाए हैं कॉस का माइनस साइन, थीटा का थीटा और गोद में रहेगा तो सर सिखाए हैं कि गोदी वाला के फेंकेंगे भी लोकेंगे भी। एकदम दिमाग में जिसका बैठ गया फेंकेंगे भी लोकेंगे भी, फेंकेंगे भी लोकेंगे भी, वो बच्चे का ये लाइन एकदम क्लियर। अब देखो इसी चीज को कर रहा है, बी ए तो बाहर है, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, बोलो डॉक्टर टी का है तो इसीलिए अब सभी बच्चे समझ गए होंगे कि ये टी है। गोद में कौन है, ओमेगा। अरे 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 अरे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी का टी और गोद में ओमेगा, तो गोदी वाला के फेंकेंगे भी लोकेंगे भी। यही बतिया यहाँ लिखा हुआ। अब तो हम समझते हैं कि हमारे सभी बच्चे फेंकेंगे लोकेंगे, फेंकेंगे लोकेंगे, एकदम सभी लड़के को एकदम क्लियर होगी। तो अब एकदम सभी बच्चे देखो बहुत बढ़िया समझते जा रहे हो, गुड, इसी का जरूरत है। अब जल्दी जल्दी बता दो, ई बराबर माइनस माइनस प्लस, तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखो बहुत सुंदर एकदम निकलते जा रहा है, एकदम बहुत बढ़िया स्टेप आ रहा है। और सभी बच्चे को यहाँ पर ध्यान देना है, उसको सुन लीजिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप है, एकदम ध्यान देते जाइए। बोलो इसके अधिकतम मान के लिए, यहीं पर एक लाइन बच्चों को दिक्कत होता है और पूरे लेसन में यही चलेगा। अभी जो एक लाइन हम चलेंगे पूरे लेसन में यही चलता है, इसीलिए इस एक लाइन पर हम चाहेंगे कि हमारे सभी बच्चे पूरा ध्यान एकदम एक जगह केंद्रित करिए। बहुत बढ़िया से समझ रहे हो तुम लोग, और ध्यान दो, कभी भी किसी फॉर्मूला में साइन लगाए, किसी फॉर्मूला, और आपसे पूछे कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। और ओमेगा टी तो एक कोण है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 दे देंगे तो ई का मैक्सिमम मान हो जाएगा, और मैक्सिमम मान को हम लोग ई नॉट कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, कभी भी मैक्सिमम मान होगा तो इसको ई नॉट कहते हैं। ये लाइन एकदम दिमाग में सेट रखना चाहिए। कभी भी हम कहें कि मैक्सिमम है तो आप कहना कि समझ गया सर, मैक्सिमम है तो इसको ई नॉट कहें। और ई नॉट बराबर आप खुद समझ रहे होगे, बी ए ओमेगा हो गया, इसका वैल्यू 1 है। ई और ई नॉट में अंतर है, ई का मतलब इसका मान है, ई नॉट का मतलब इसका मैक्सिमम मान है। तो मैक्सिमम मान लेंगे तो बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी 1 हो जाए। और यही
यही एक लाइन सारे बच्चे का डिसीजन कर देगा। ई बराबर बी ए ओमेगा को ई नोट कहते हैं। तो आपको खुद से समझना है कि बी ए ओमेगा को ई नोट कहते हैं, तो ई बराबर बी ए ओमेगा की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी। बस ये फार्मूला जिन बच्चों को क्लियर है और पढ़ने में मजा आएगा एसी चैप्टर, क्योंकि जनरेटर को घुमाने से हम लोगों ने पढ़ा कि इतना वोल्टेज निकलता है और इसी पर अब लेसन शुरू हो। इसीलिए हमने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। कई बच्चे डायनमो जिस समय शुरू हुआ तो उस समय कई बच्चे बड़ा खुश हो रहा था कि सर एकदम हल्का है। आपको एक रेंज में पढ़ना है और इसीलिए उस रेंज को मेन पकड़िए जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये लाइन हम फिर से 4 लाइन चल रहे हैं क्योंकि इसी पर पूरा सिस्टम चले। आपको अपने से समझना है कि माइनस माइनस प्लस, ये तो आप फेंकेंगे लोकेंगे सीख ही गए हो। बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, अगर कभी भी मैक्सिमम मान होगा तो साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अगर इसका वैल्यू हम 1 कर देंगे तो यह मैक्सिमम ई नॉट होगा, बी ए ओमेगा यह मैक्सिमम 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे कि यह तो 1 हो गया, यह मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट हो गया बी ए ओमेगा। उल्टा चलो, बी ए ओमेगा को ई नॉट कहेंगे तो बी ए ओमेगा को ई नॉट कहेंगे, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। यही फार्मूला हम लोग का लिखा हुआ है। अब हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे का यह स्टेप एकदम क्लियर हो गया। आज का क्लास आपका यही तक है। सभी को हम स्क्रीनशॉट करवाएंगे और तब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होगा एसी। जो बच्चे एकदम सीक्वेंस में हमारे साथ रहोगे तो एसी एकदम समझ जाओ। 1-2 दिन भी मटिया दिया तो 8 दिन बाद फिर क्लास करना, क्योंकि 8 दिन सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्लास हो और वो 8 दिन जो क्लास एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है उसको पूरे बढ़िया ढंग से आपको समझना हो। तो चलिए अब सभी लोग का एक बार स्क्रीनशॉट करा दे, उसके बाद तब नेक्स्ट क्लास से कोई बच्चे क्लास नहीं छोड़ना, एकदम टाइम से जुड़ जाना। 8:50 के आसपास लगभग क्लास शुरू हो जाएगा और जो बच्चे एकदम टाइमली क्लास में जुड़ोगे, शुरुआत से लेके अंत तक समझोगे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे चुके क्लास का कोई ठिकाना नहीं है, आपका 1000 कम लाइक है, प्राइवेट हो जाएंगे, ये सोचोगे बाद में पढ़ ले तो यहाँ पे वो नहीं है। तुम ये नहीं निश्चित है कि तुम बाद में भी क्लासेस पढ़ पाओगे। लाइव हो तो गारंटेड है क्लास पढ़ पाओगे। बाद के लिए सिर्फ जो बच्चे पेड कोर्स में एडमिटेड है सिर्फ उनके लिए है कि फोन करो, उनका वीडियो अपलोड निश्चित हो। बाकी बच्चे न तो दोबारा तुमको ये सिस्टम मिलना है, न दोबारा ऑफलाइन क्लास में होना है। जो खत्म होते जा रहा है वो खत्म होते जा रहा है, तुम छोड़ते जा रहे हो, इसके लिए तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारी गलती है, उसके लिए तुम पूरे कंप्लीट दोषी। तो इसीलिए पूरे का पूरे सिस्टम एकदम समझ लीजिए। हमने आपको बताया है सीधा उसी सिस्टम से चलेगा। तो चलिए जल्दी से इसको फटाफट आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए आज की क्लास को और उसके बाद तब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। चलिए तो आपका आज का क्लास में भंवर धारा के लाभ और हानि जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे डायनमो। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे डायनमो का सिद्धांत और बनावट का फिगर बना लीजिए। चलिए इसके बाद जो थ्योरी इसमें लिखा हुआ है जल्दी से थ्योरी लिख दीजिए। चलिए क्रिया विधि जल्दी जल्दी चलिए। चलिए इसके बाद फैराडे और लेंज नियम एक साथ कर दें, चूंकि यही फार्मूला का मेन हमको अगले दिन काम आएगा।
हम अगले दिन ही मान के चलेंगे कि इतनी बातें आती हैं। अब जो लोग क्लास छोड़ोगे नहीं किए हो उनकी गलती है, उनको समस्या है, वो तो दिक्कत होगा। धीरे धीरे सीक्वेंस जहां तोड़ा कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए तो ये आज का क्लास आपका यही तक। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। नेक्स्ट क्लास आपका जो है वो अगले दिन कल हम लोग इसी निर्धारित शेड्यूल से करेंगे और कल से एसी चैप्टर की शुरुआत हो। सारे बच्चे एकदम टाइम से एकदम व्यवस्थित होकर के क्लास में एकदम जुड़ जाएंगे, तब एसी पार्ट पढ़ने में बहुत मजा आए। उसमें थोड़ा भी कोताही मारे तो आपका बिल्कुल समस्या होगी। टाइम प्रतिदिन लगभग 8:50 के आसपास आपके स्ट्रीमिंग कर दिए जाते हैं। वही 55-9 के बीच में लगभग क्लास डेली पर डे आपका सोमवार से शुक्रवार निश्चित है क्लास डेली चलता है। तो सभी बच्चे इसमें जुड़ेंगे। कल से क्लास एसी चैप्टर सबसे खतरनाक पार्ट शुरू होगा।